हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल क्लासेस। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर चेस्ट वाल को, कंसेप्ट को देखते हैं। तो चलो देर न करते हुए चालू करते हैं। द चेस्ट वाल इज शेप्ड, सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय 24 रिब्स एंड 12 ऑन ईच साइड। यानी हम लोग का जो चेस्ट वाल होता है वो इस प्रकार ढांचा बनाया गया है, जो क्या कर रहा होता है, हम लोग का यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा होता है। और साथ में जो भी हम लोग का दे रखा है यहाँ पर 24 रिब्स दे रहा होता है। और ये रिब्स जो होते हैं लंग्स के, मतलब जो और हार्ट होते हैं उनको ये रक्षा कर रहे होते हैं। 24 रिब्स जो है ये रक्षा कर रहे होते हैं। साथ में ये देखते हैं कि हम लोग का दोनों साइड जो होता है 12 हम लोग का रिब्स पाए जाते हैं। द रिब्स एंड द स्टर्नम प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट फ्रॉम इंजरी एंड आर कॉल्ड द थोरेकिक एज। अब यहाँ पर डिफिनीशन पूछा जा सकता है, थोरेकिक एज का क्या हो जाएगा हम लोग का। थोरेसिस एज जो है, रिब्स एंड स्टर्नम जो होते हैं लंग्स और हार्ट को आघात से रक्षा कर रहे होते हैं, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिस एज बोलते हैं। द चेस्ट कैविटी इज लाइंड विद ए मेम्ब्रेन कॉल्ड ए पैराइटल प्लूरा। यानी चेस्ट कैविटी को एक रेखा के माध्यम से, यानी यहाँ पर दे रखा है चेस्ट कैविटी इज लाइंड विद ए मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के साथ एक रेखा के माध्यम से हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसे हम लोग पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। चेस्ट कैविटी को मेम्ब्रेन को एक लाइन के माध्यम से रेखित करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। एंड द लंग्स आर लाइंड विद द मेम्ब्रेन, यानी लंग्स को जो हो, लंग्स के मेम्ब्रेन को लाइन किया जाता है एक रेखा के माध्यम से, तो उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। द पैराइटल एंड विसरल प्लूरा ज्वाइन टू फॉर्म ए क्लोज्ड डबल वॉल सेक, यानी दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर एक क्लोज शेप बना रहे होते हैं। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा जो होते हैं दोनों आपस में मिलकर एक क्लोज डबल वॉल सेक बना रहे होते हैं। द विसरल प्लूरा डज नॉट हैव एनी सेंसरी पेन फाइबर और नर्व एंडिंग। जो विसरल प्लूरा होता है इसके पास कोई भी हम लोग का सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। वेयर एज द पैराइटल प्लूरा डज हैव सेंसरी पेन फाइबर, जबकि जो पैराइटल प्लूरा होता है उस कंडीशन में उसके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और इसलिए उसके पास दर्द की अनुभूति होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो विसरल प्लूरा होता है उसके पास कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण उसे दर्द नहीं होगा। जबकि पैराइटल हम लोग का प्लूरा होता है उसके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और इसके कारण उसके पास दर्द होता है। देयर फॉर इरिटेशन ऑफ पैराइटल प्लूरा कॉज द पेन विद द ईच ब्रीथ। और इस प्रकार जो होता है हम लोग का जब कभी भी श्वास की क्रिया होती है तो यहाँ पर पैराइटल प्लूरा में दर्द की अनुभूति होती है। प्रत्येक श्वास जब लिया जाता है तो पैराइटल प्लूरा में हम लोग का दर्द की अनुभूति होती है। द स्पेस बिटवीन द प्लूरल लेयर इज कॉल्ड द इंटरप्लूरल स्पेस। जो हम लोग का दोनों लेयरों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंट्रा प्लूरल स्पेस बोलते हैं। नॉर्मली दिस स्पेस कंटेन्स 20 to 25 मिलीलीटर ऑफ फ्लूइड। इन जो भी हम लोग का दे रखा है लेयर, इन लेयर के बीच में 20 से 25 मिलीलीटर फ्लूइड भरे रहते हैं। दिस फ्लूइड सर्व्स टू पर्पजेज। इन फ्लूइडों का दो उद्देश्य होता है। इट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशन अलाउिंग द प्लूरल लेयर टू स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। यानी ये जो होता है लुब्रिकेशन मतलब एक प्रकार से का हम लोग का ऑयली की तरह काम करता है, तेल की तरह काम करता है। जब हम लोग श्वसन की क्रिया होती है तो ये हम लोग का आराम से ये मदद करता है, लुब्रिकेशन प्रदान करता है, यानी म्यूकस प्रदान करते हुए मूवमेंट में मदद करता है। पहला तो ये काम हो जाएगा। और दूसरा, इट इंक्रीज द कोहेशन बिटवीन द प्लूरल लेयर्स देयर बाई फैसिलिटेटिंग एक्सपेंशंस टू प्लूरल लंग्स एंड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। और जब कभी भी हम लोग का यहाँ पर इंस्पायरेशन की क्रिया होती है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग का चेस्ट का फुलाव जो होता है, चेस्ट का फुलाव ये हम लोग का ये फ्लूइड की वजह से ही होता है। तो ये दो काम हो गया, एक तो चेस्ट के फुलाव में पहला मदद करता है और दूसरा हम लोग का यहाँ पर लुब्रिकेशन में भी मदद करता है। फ्लूइड ड्रेन्स फ्रॉम द प्लूरल स्पेस बाय द लिम्फेटिक सर्कुलेशंस। यानी फ्लूइड जो होता है गिर रहा होता है हम लोग का फ्लैश में, ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन की वजह से होता है। सेवरल पैथोलॉजिक कंडीशंस में कॉज द एक्युमुलेशंस ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड टर्म्ड एज प्लूरल एफ्यूजन। यानी कुछ ऐसे होते हैं अनेक जो हम लोग का पैथोलॉजिक कंडीशन होते हैं। पैथोलॉजिक मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे शरीर में जो है हानिकारक की वजह से ये सारे स्थिति पाई जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यानी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में म्यूकस का सेक्रेशन होने लगता है, फ्लूइड का सेक्रेशन होने लगता है। और ज़्यादा अमाउंट में जब फ्लूइड का सेक्रेशन होता है तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड का सेक्रेशन होगा किसी बैक्टीरिया की वजह से तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल
फ्लूइड में एक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज। और ये सारी स्थिति ऐसी मतलब इसलिए पाई जाती है क्योंकि हम लोग का जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसमें ब्लॉकेज पाई जाने लगती है। ब्लॉकेज मतलब उस जाने वाली जो भी रास्ता है वो बंद होने लगता है, जिसके कारण सेक्रेशन हम लोग का ज़्यादा चालू हो जाता है, फ्लूइड का सेक्रेशन ज़्यादा चालू हो जाता है। और दूसरा दे रखा है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर एंड ऑनकोटिक प्रेशर्स एज इन द हार्ट फेल्यूर। यानी दूसरा वजह ये हो जाएगा कि जो भी हम लोग का इम्बैलेंसिंग पाया जाता है इंट्रावेस्कुलर और ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है फ्लूइड प्रेशर, मतलब हम लोग को हार्ट जो होता है ये कंपेयर करना बंद कर देता है कि कितने अमाउंट में पंपिंग की जाए और कितने अमाउंट में पंपिंग ना किए जाए। तो ये सारी स्थिति में जो होता है फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है। तो पहला तो ये कारण हो जाएगा, या दूसरा हम लोग का यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज का जब ब्रोकेज हो जाता है यानी उस कंडीशन में तभी ये स्थिति पाई जाती है। द पुरुलेंट प्लूरल फ्लूइड विद द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एम्पाइएमा। यानी जब हम लोग का ज़्यादा मात्रा में प्लूरल का यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है, प्लूरल फ्लूइड डिपोजिट होने लगता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं एम्पाइएमा बोलते हैं। The diaphragm is the major muscle of respirations. During the inspiration, the diaphragm contracts, increasing the thoracic वॉल्यूम्स एंड पुशिंग द एब्डोमिनल कंटेक्ट डाउनवर्ड। यानी डायफ्राम जो होता है हम लोग का रेस्पायरेशन की सबसे बड़ी मसल्स कही जाती है। रेस्पायरेशन के दौरान यानी हम लोग का देखो यहाँ पर दे रखा है इंस्पायरेशन मतलब जब श्वास हम लोग अंदर की ओर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो हम लोग का यहाँ पर डायफ्राम होता है वो सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्ट कर जाता है, और कंट्रैक्ट करने की वजह से इंक्रीजिंग द इंट्राथोरेकिक वॉल्यूम्स, और यहाँ पर जो है अंदर में हम लोग का इंट्राथोरेकिक वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, इंट्राथोरेकिक वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। और साथ में जब हम लोग का जब श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो एब्डोमिनल कंटेक्ट जो भी पेट में रहते हैं जो भी मटेरियल होते हैं वो हम लोग का डायफ्राम की सिकुड़ने की वजह से नीचे वाला जो हम लोग का एब्डोमिनल कंटेंट होता है वो भी सिकुड़ने लगता है। The diaphragm is made up by the two hemidiaphragms and is innervated by the right and left phrenic nerves। जो डायफ्राम होता है ये दो अलग अलग लेफ्ट एंड राइट फ्रेनिक नर्व का प्रयोग करके बनाया हुआ है। यानी दो अलग अलग हेमी डायफ्राम का प्रयोग करके ये बनाए गए हैं डायफ्राम को। और ये हम लोग देख रहे हैं कि जो हेमी डायफ्राम होते हैं वो फ्रेनिक नर्व से मिलकर बने हुए होते हैं। जो हेमी डायफ्राम होते हैं ये फ्रेनिक नर्व से मिलकर बने हुए होते हैं। द फ्रेनिक नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन C3 एंड C5 द थर्ड एंड फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो हम लोग का यहाँ पर फ्रेनिक नर्व होता है ये हम लोग का थर्ड और यहाँ पर जो फिफ्थ दे रखा है फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकलने वाले ये फ्रेनिक नर्व होते हैं। Injury to the phrenic nerve result in the hemidiaphragm paralysis on side of the injury। यानी यहाँ पर जब कभी भी किसी एक साइड में हम लोग का इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो फ्रेनिक नर्व होता है वो या डायफ्राम जो होता है वो एक साइड से पैरालिसिस हो जाता है। फिर लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एबव द लेवल ऑफ C3 रिजल्ट इन द टोटल डायफ्राम पैरालिसिस एंड डिपेंडेंस ऑन द मैकेनिकल वेंटिलेटर। यानी जब कभी भी C3 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 के ऊपर अगर हम लोग का इंजरी पाई जाती है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में जो भी डायफ्राम होते हैं वो कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएंगे, मतलब काम करने बंद कर देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। वेंटिलेशन हम लोग का दे रखा है। वेंटिलेशन इन्वॉल्व्स इंस्पायरेशन, यानी वेंटिलेशन का मतलब हम लोग का जो श्वसन अंदर की ओर लेते हैं ये हम लोग का बताया जाता है, और दूसरा हम लोग का जो बाहर की ओर छोड़ते हैं तो ये वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को रखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स। जब एयर का मूवमेंट लंग की तरफ होगा तो इसे या तो इनहेलेशन बोलेंगे या इंस्पायरेशन बोलेंगे। और जब हम लोग का यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब एयर का मूवमेंट लंग से बाहर की ओर होगा तो उसे एक्सपायरेशन बोलेंगे या दूसरा एक्सहेलेशन बोलेंगे। एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग बिकॉज इंट्राथोरेकिक प्रेशर चेंज इन रिलेशंस टू द प्रेशर एट द एयर ओपनिंग्स। यानी जब कभी श्वसन की प्रक्रिया हम लोग का चलती रहती है तो प्रत्येक कंडीशन में इंट्राथोरेकिक जो प्रेशर होता है या तो घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर अब समझ सकते हैं सराउंडिंग्स में अगर हम लोग का एयर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उसको अगर हम लोग अंदर की ओर लेते हैं, एयर को जब हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग का शरीर के अंदर जाने की वजह से हम लोग का शरीर में इंट्राथोरेकिक जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है एयर की लेने की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
contraction of diaphragm and intercostal and scalene muscles increase chest dimension। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो डायफ्राम में कंट्रेक्शन पाई जाती है और साथ में यहाँ पर इंटरकोस्टल या स्केलेन मसल्स जो होते हैं ये चेस्ट के डायमेंशन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मसल्स जो होते हैं ये चेस्ट के डायमेंशन को इंक्रीज करने में मदद करता है, ये स्केलेन मसल्स बोलते हैं उसे। तो ये सारे मसल्स क्या करते हैं, चेस्ट के डायमेंशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। देयर बाई डिक्रीजिंग इंट्राथोरेकिक प्रेशर, और इस प्रकार हम लोग का इंट्राथोरेकिक प्रेशर को घटा रहे होते हैं। जब चेस्ट का हम लोग का बढ़ेगा डायमेंशन जो है तो इंट्राथोरेकिक प्रेशर क्या होगा, हम लोग का घटेगा। गैस फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर्स टू द एरिया ऑफ द लोअर प्रेशर इंट्राथोरेकिक, यानी गैस का कभी भी फ्लो होता है तो हायर कंसंट्रेशन मीडियम से लोअर कंसंट्रेशन मीडियम की ओर होता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में गैस प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन, तो वो हायर कंसंट्रेशन मीडियम हो गया, और जब उसको हमारे शरीर के द्वारा ली जाती है तो हम लोग का शरीर लोअर कंसंट्रेशन मीडियम हो गया, और इस प्रकार हम लोग का जो है प्रोसेस चलता रहता है। अब साथ में ये देखते हैं कि रिजल्ट के तौर पर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा शरीर हायर कंसंट्रेशन मीडियम ऑफ CO2 हो जाएगा और एटमॉस्फेयर लोअर कंसंट्रेशन मीडियम ऑफ CO2 हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फिर छोड़ दी जाती है, और ये हम लोग का साइकिलिंग चलता रहता है, लेने और छोड़ने की, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया जारी रहती है। व्हेन डिस्पनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकर्स, यानी यहाँ पर हम लोग का जो है डिस्पनिया की स्थिति में जो ब्रीथ होता है, ब्रीथ में श्वास लेने की स्थिति में कमी पाई जाती है। एंड नेक एंड शोल्डर मसल्स कैन एडजस्ट द एफोर्ट, और उस स्थिति में जब श्वास लेने में कमी पाई जाती है तो हम लोग का नेक जो होता है यानी नाक और शोल्डर मसल जो होते हैं ये प्रयास करते हैं ताकि श्वसन की क्रिया हम लोग का जारी हो सके। सम कंडीशंस, जैसे हम लोग का एग्जांपल बताया जा रहा है, फ्रेनिक नर्व पैरालिसिस, रिब फ्रैक्चर्स एंड न्यूरोमस्कुलर डिसीज में लिमिट डायफ्राम और चेस्ट वाल मूवमेंट, यानी कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसकी वजह से हम लोग का क्या होते हैं, जो यहाँ पर डायमेंशन होता है वो उसमें परिवर्तन हम लोग का लिमिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सी स्थिति, तो फ्रेनिक नर्व पैरालिसिस, यानी जो हम लोग का नर्व होता है उसमें पैरालिसिस हो जाएगा तब होगा, या रिब फ्रैक्चर हो जाएगा तब होगा हम लोग का, या न्यूरोमस्कुलर डिसीज होता है तो उस कंडीशन में जो हम लोग का डायफ्राम होता है वो डायफ्राम क्या होता है, पूरा का पूरा हम लोग का सिकुड़ और फैल नहीं पाता है, यानी मूवमेंट सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, द पेशेंट टू ब्रीथ विद द स्मॉलर टीडल वॉल्यूम, जिसके कारण जो पेशेंट होता है उसको जो आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होते हैं वो नहीं ले पाता है। एज ए रिजल्ट द लंग डू नॉट फुली इन्फ्लेट एंड गैस एक्सचेंज इज इम्पेयर्ड, और जिसकी वजह से जो गैस होता है हम लोग का मतलब गैस चेंज का जो कंडीशन पाई जाती है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी सही से नहीं ले पाता है वो। The elasticity of lung tissue is due to the elastin fibers found in the alveolar walls and surroundings the bronchioles and the capillaries, यानी जो इलास्टिसिटी पाई जाती है इस लंग्स में, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो चेस्ट हम लोग का फैल जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो इलास्टिसिटी फैलने की जो पाई जाती है ये एल्विओलर में वॉल जो होते हैं उसमें इलास्टिन फाइबर्स की वजह से होती है, और साथ में ये जो भी हम लोग का दे रखा है कि एल्विओलर वॉल्स जो होते हैं ये ब्रोंकियोल्स को चारों तरफ से घिरे रहते हैं और कैपिलरीज को। द इलास्टिक रिक्वायल ऑफ द चेस्ट वॉल्स एंड द लंग्स अलाउज द चेस्ट टू पैसिवली डिक्रीज इन वॉल्यूम्स, यानी यहाँ पर जब हम लोग का बताया जा रहा है कि जब कभी भी इसमें इलास्टिसिटी हम लोग का पाया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, चेस्ट के वॉल्यूम को डिक्रीज करने में मदद करेगा। इंट्राथोरेकिक प्रेशर्स राइजेस कॉजिंग एयर टू मूव आउट ऑफ द लंग्स, जब हम लोग का शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ज़्यादा हो जाता है, तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड फिर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर इंट्राथोरेकिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस कारण इंट्राथोरेकिक हम लोग का प्रेशर जो होता है बढ़ जाने की वजह से ये फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर लंग से बाहर निकल जाता है। एक्सर्वेशंस ऑफ अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज यानी COPD, हम लोग का अस्थमा की जब तीव्रता पाई जाती है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज पाई जाती है तो उस कंडीशन में एक्सपायरेशन की जो क्रिया होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, मतलब श्वास ज़्यादा पेशेंट छोड़ेगा और श्वास लेने की कम स्थिति उसमें पाई जाएगी। एंड लेवर्ड प्रोसेस, मतलब लेवर्ड मतलब बहुत कठिनता आएगी श्वास लेने में उसे। COPD और अस्थमा की स्थिति में जो पेशेंट में कठिनता पाई जाती है वो श्वास छोड़ने में ज़्यादा कठिनता पाई जाती है।
एब्डोमिनल्स, इंटरकोस्टल्स एंड एक्सेसरी मसल्स। अब यहाँ पर तीनों अलग अलग मसल्स दे रखे हैं हम लोग का, एक्सेसरी मसल्स, स्केलेंस एंड द ट्रेपेजियस। अब यहाँ पर एक्सेसरी मसल्स में कौन कौन सा हो जाएगा, स्केलेन और ट्रेपेजियस। ये ऐसे मसल्स हैं जो एयर को, जो हमारे शरीर में प्रेजेंट जो एयर होते हैं उसको बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। जो हमारे शरीर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में जो एयर होता है उसको बाहर निकालने में स्केलेन और ट्रेपेजियस दो मसल्स मदद कर रहे होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दे रखा है हम लोग का कम्प्लियंसेस। कम्प्लियंसेस मतलब डिस्टेंसिबिलिटी। डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम लोग लंग का फैलाव होता है, सिकुड़ा होता है, तो ये सारे जो वजह होता है ये डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से होता है। हम लोग का शरीर में हमारे लंग्स का जो फुलाव होता है, जो फैलाव होता है, वो डिस्टेंसिबिलिटी की मदद से होता है, या दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कम्प्लियंसेस की मदद से होता है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। कम्प्लियंसेस इज ए मेजर ऑफ द ईज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। यानी कम्प्लियंस जो होता है हम लोग का लंग्स के एक्सपेंशन को आसानी से बढ़ाने में मदद कर रहा होता है। यानी लंग्स आसानी से क्या कर सकता है हम लोग का, फूल सकता है, एक्सपेंस कर सकता है कम्प्लियंस की वजह से। दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग एंड इलास्टिक रिक्वायल ऑफ द चेस्ट वॉल। और ये सारे प्रोडक्शन इलास्टिसिटी के इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का जो शरीर में जो होता है यहाँ पर इलास्टिक रिक्वायल होता है, यानी चेस्ट वॉल जो होता है इसमें इलास्टिक रिक्वायल होता है, और इसलिए हम लोग का लंग्स फूल सकता है आसानी से और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। When compliances is decreased, the lung are more difficult to inflate। जब यहाँ पर डिस्टेंसिबिलिटी की कमी पाई जाती है तो लंग जो है उतना मात्रा में फूल नहीं पाएगा, जब कठिनता आने लगती है उसमें। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है, इंक्लूड कंडीशंस डेट इंक्रीज फ्लूइड इन लंग। यानी ऐसा कंडीशंस जब हम लोग का क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो ये बताया जा रहा है कि हम लोग का पुल्मोनरी एडिमा। पुल्मोनरी एडिमा की स्थिति में लंग्स में हम लोग क्या होता है, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी म्यूकस की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। फिर ARDS जो बताया जा रहा है, यानी इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा, और निमोनिया की स्थिति में भी लंग्स की में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। और फिर दूसरा कंडीशन बताया जा रहा है, कंडीशंस डैट मेक लंग्स टिश्यू लेस इलास्टिक आर डिस्टेंसिबल। अब यहाँ पर तो फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो गया, इस स्थिति में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। फिर दूसरा स्थिति हम लोग को बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति जिस कंडीशन में हम लोग का जो इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं वो कम काम करते हैं, तो वो कौन सी स्थिति है, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस स्थिति। पहला जो है, जब पुल्मोनरी फाइब्रोसिस स्थिति हम लोग का पाया जाएगा तो उस कंडीशन में जो इलास्टिन फाइबर जो चेस्ट में पाए जाते हैं वो सही से काम नहीं करेंगे, यानी कम इलास्टिक उसमें पाई जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो श्वास हम लोग का लेने की प्रक्रिया होगा वो ज़्यादा मात्रा में श्वास नहीं ले पाएंगे हम लोग। फिर दे रखा है सार्कोडोसिस, यानी सार्कोडोसिस में भी ये भी प्रक्रिया होती है कि इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा मात्रा में श्वास नहीं ले पाते हैं। एंड कंडीशंस दैट रिस्ट्रिक्ट लंग मूवमेंट, और एक ऐसा कंडीशंस जिसमें लंग जो होता है अपना काम करना ही बंद करने लगता है, तो वो सारा क्या होता है हम लोग का, ये प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन की स्थिति में लंग जो होता है अपना काम करना बंद करने लगता है। Compliances is decreased when there is the destruction of alveolar valves and loss of the tissue elasticity। और यहाँ पर जो है compliances और इंक्रीज तब करता है जब हम लोग का यहाँ पर एल्वियोलर वाल्व्स जो होते हैं ये मरने लगते हैं और साथ में इलास्टिसिटी की कमी पाई जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है हम लोग का कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज़ में जो भी एल्वियोलर वाल्व्स होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं और हमारे टिश्यू के इलास्टिसिटी जो होते हैं उसमें लॉस पाई जाती है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, ये COPD की स्थिति में। अब आगे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। डिफ्यूजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन्स। यानी जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे शरीर में मेम्ब्रेन होते हैं, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन क्या कर रहे होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो भी हम लोग का न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्व करते हैं और फिर सेक्रेट करते हैं, मतलब एब्जॉर्व करते हैं, सेक्रेट करते हैं। ये सारे माध्यम जो होते हैं ये डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता रहता है। The overall direction of movement is from the area of higher concentrations to the area of lower concentration। और ये जो भी हम लोग का फ्लो ऑफ डायरेक्शंस जो होता है, हम लोग का फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन मीडियम से लोअर कंसंट्रेशन की मीडियम की ओर होता है। जैसे हम लोग अभी बताया गया कि
कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग का शरीर हायर कंसनट्रेशन मीडियम हो गया, जबकि एटमॉस्फेयर लोअर कंसनट्रेशन मीडियम हो गया, और इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। और वैसे ही ऑक्सीजन हम लोग का वातावरण में ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के द्वारा ले ली जाती है। तो ऑक्सीजन जो वातावरण में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वातावरण हायर कंसनट्रेशन मीडियम हो गया और हम लोग का शरीर जो है लोअर कंसनट्रेशन मीडियम हो गया ऑक्सीजन के लिए। तो ये जो भी हम लोग का प्रकार है, इस प्रकार हम लोग का फ्लो होता रहता है। दस ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द एल्वियोलर गैस यानी एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द आर्टेरियल ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द आर्टेरियल ब्लड इनटू द एल्वियोलर गैस। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन तो हम लोग का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में होता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग यहाँ पर एल्वियोलर गैस बोलते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में होता है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो ये आर्टेरियल ब्लड से ये एटमॉस्फेयर यानी एल्वियोलर गैस की ओर निकल जाता है। फिर डिफ्यूजन कंटिन्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम्स इज रीच्ड, और ये डिफ्यूजन तब तक होता रहता है जब तक हम लोग का इक्विलिब्रियम यानी हम लोग का एटमॉस्फेयर और हमारा शरीर दोनों बराबर ना हो जाए। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का ये डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है। द लंग्स एबिलिटी टू ऑक्सीजनेट आर्टेरियल ब्लड एडिक्वेटली, जो लंग्स का काम होता है वो ऑक्सीजन मतलब हम लोग का यहाँ पर बताया जा रहा है आर्टेरियल ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। लंग्स की जो एबिलिटी होती है वो आर्टेरियल ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है और साथ में इज एक्सेस्ड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और जो भी हम लोग का यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो भी ऑक्सीजन जो होता है इसको कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हम लोग का आर्टेरियल ब्लड में PaO2 के रूप में मेजर करते हैं। और फिर दे रखा है आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है वो SaO2 के रूप में मेजर करते हैं। यानी ऑक्सीजन से हम लोग का दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है PaO2 के रूप में, जबकि आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है SaO2 के रूप में हम लोग मेजर करते हैं। यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मालूम कर पाते हैं कि कितनी मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कैसे हम लोग उसको फिर प्रोवाइड करें उसको ऑक्सीजन को। तो ये सारे हम लोग का प्रक्रिया देखी जाती है। ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड इन द टू फॉर्म्स, यानी ऑक्सीजन को ब्लड में दो प्रकार से कैरी की जाती है। पहला दे रखा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और दूसरा हेमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन। एक तो होता है हम लोग का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है और दूसरा हेमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन होता है। द PaO2 रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अब यहाँ पर PaO2 जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि प्लाज्मा में कितने मात्रा में ऑक्सीजन डिजॉल्व है और साथ में इज एक्सप्रेस्ड इन द मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और जो भी हम लोग का यहाँ पर PaO2 होता है इसका मेजरमेंट मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के रूप में होता है। The SaO2 is amount of the oxygen bound to the hemoglobin in comparison with the amount of oxygen that hemoglobin can carry। और दूसरा SaO2 जो होता है यह देखता है कि जो हम लोग का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के द्वारा कितनी मात्रा में ली जा रही है और हेमोग्लोबिन जो है कितनी मात्रा में ऑक्सीजन को ले जा सकता है। मतलब आवश्यक से कहीं ज़्यादा तो नहीं जाया जा रहा है, यहाँ पर ये देखा जाता है। मतलब जो हेमोग्लोबिन है ये 4 मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर रहा होता है। अगर इससे कम लिया जाएगा, अगर इससे कम जो है हेमोग्लोबिन जाएगा तो इसका निष्कर्ष ये हम लोग का निकल रहा है कि जो भी ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा वो घटेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो हेमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर रहा होता है यानी कैरी कर रहा होता है। अगर उससे कम हम लोग का 4 मॉलिक्यूल से कम जा रहा है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है हमारे शरीर में घटता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। द SaO2 इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज, यानी SaO2 जो होता है परसेंटेज के रूप में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इफ़ द SaO2 इज 90%, दिस मीन्स डैट द 90% ऑफ हेमोग्लोबिन अटैचमेंट फॉर द ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर 90% SaO2 दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ 90% का अटैचमेंट हम लोग का बना रहा है।